दोस्तों मैं ललित पांडे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक का पहला चैप्टर स्वतंत्रता प्राप्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 3 तक, यानी कि हमने 3 पार्ट इसके लिपटा लिए थे। यानी कि मैंने वीडियो डाली थी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो हमने उन तीनों पार्टों तक हमने पढ़ लिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र कैसा था। उद्योग क्षेत्र में हम पढ़ चुके थे हस्तशिल्प उद्योग का पतन किस प्रकार हुआ। अब हम पढ़ेंगे उद्योग का कि जब हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार के आने के बाद हमारे जो पुराने पूर्वजों के से चलते आ रहे हस्तशिल्प उद्योग थे, यानी कि हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी, अब उनका एक्सटिंक्ट होने के बाद अब हमारे आधुनिक उद्योग आए भारत में। जी हाँ, अब हमारे आधुनिक उद्योग आए। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, और अब फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत का विदेशी व्यापार में ब्रिटिश सरकार की क्या भूमिका थी। आज के इस क्लास में हम ये टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि अब मैंने पहले हेडिंग डाल रखी है आधुनिक उद्योग का उदय परंतु निराशाजनक। दोस्तों, जैसे कि इस हेडिंग में आपको पता लग रहा होगा कि आधुनिक उद्योग का उस समय देखिए जब हस्तशिल्प उद्योग का जब पतन हुआ तो आधुनिक उद्योग स्टार्ट हुए, यानी कि कारखाना फैक्ट्री इंडस्ट्री लगने लग गया। आधुनिक का मतलब क्या है, आप टेक्नोलॉजी से काम होने लग गया, मशीनों से कारखाने इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्री और कारखाने लग गए। इंडस्ट्री में यानी कि मशीनों से काम होने लग गया, उसे आधुनिक कहा गया। ठीक है, अब हाथों से कम, अब मशीनों से ज़्यादा काम लिया जाने लग गया, वो आधुनिक उद्योग का मतलब ये है। तो अब भारत में भी आधुनिक उद्योग आया, आधुनिक उद्योग का उदय शुरुआत होने लग गई, लेकिन बहुत निराशाजनक। यानी कि विकास हुआ, आधुनिक विकास तो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा निराशाजनक। यानी कि जितनी उम्मीद हमने करी थी कि हमने हस्तशिल्प उद्योग से अब अच्छा हम आधुनिक उद्योग में करेंगे, जैसे ब्रिटिश सरकार कर रही है तरक्की, वैसे हम भी करेंगे, लेकिन वैसा हमारी सोच से ठीक उल्टा हुआ, बल्कि और हम नीचे चले गए। जी बिल्कुल, हाँ, आप जो सही सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम नीचे चले गए। कोई वैसा खास व्यापार मतलब विकास नहीं हो पाया। क्यों? देखिए, कई कई सारे कारण थे कि एक तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को और भारतीय उद्योगपतियों पर इतना भारी टैक्स, इतने भारी रूल्स लगा रखे थे कि उनको कहीं भी प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि उनको डिमोटिवेट कराया जा रहा था। उनको मतलब सरकार साथ नहीं दे रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उनको और दबा रही थी ताकि उनका उद्योग अच्छे से फल फूल ना सके, यानी कि अपनी कंपटीशन को ख़त्म कर रही थी। तो हमारे जो, क्योंकि हम क्या थे, उपनिवेशवास था, उपनिवेशिक काल चल रहा था भारत के ऊपर, यानी कॉलोनिज्म चल रहा था। कॉलोनिज्म मतलब होता है कि किसी देश पर किसी दूसरे का राज होना, वो उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि भारत पर किसका राज था? ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार को ये कभी नहीं चाहेगी कि भारत का विकास हो, बल्कि वो भारत के संसाधनों के द्वारा अपने देश का विकास करना चाहती थी। तो ऐसे ही हो रहा था कि हमारा आधुनिक उद्योग स्टार्ट तो है, हमारे उद्योगपतियों ने हिम्मत तो करी, लेकिन उद्योगपतियों क्या है, जो छोटे उद्योगपति थे उनको क्या है, जो छोटे उद्योगपति वो सह नहीं पाए, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए, क्योंकि इतने भारी रूल्स लगाना, भारी कहते हैं लाइसेंस, ये सब बहुत हार्ड रूल लगाना, बहुत ज़्यादा टैक्स लेना, तो उनको बहुत मुश्किल आ रही थी। तो बहुत से छोटे उद्योगपति सह नहीं पाए, और कुछ ही आपके बड़े बड़े उद्योग अभी तक टिके पड़े थे, जिनमें मैं बताना चाहूँगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में आ सकता है। पहली आधुनिक उद्योग कंपनी, पहली 1 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पहली आधुनिक उद्योग कंपनी, यानी कि भारत में जो पहली आधुनिक उद्योग, यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंपनी कौन सी थी? तो देखो दोस्तों, उसका आंसर है 1907, यानी 1907 में, यानी 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी। देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो हमारी टाटा कंपनी है वो कितनी पुरानी और कितनी बड़ी कंपनी है कि 1907 से टिकी पड़ी है। दोस्तों, अंबानी तो अब आए हैं, टाटा कितनी पुरानी कंपनी है दोस्तों, जो 1907 में पहली आधुनिक कंपनी थी हमारी, ये टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आप पेपर में आ सकता है 1 नंबर में कि पहले आधुनिक उद्योग कंपनी कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों, उस समय आधुनिक उद्योग हमारे बहुत कम थे, जैसे कि टाटा, बिरला, ये जो बड़े बड़े उद्योग जो हम सुनते हैं वो उस समय आए थे, शुरुआत की थी और वही टिके थे। बाकी छोटे उद्योगपति को बहुत मुश्किल आ रही थी आधुनिक उद्योग में। तो ये देखिए, किसी 2-3 उद्योगपति के बढ़ जाने से कुछ नहीं होगा, 2-3 उद्योग से नहीं, जब तक पूरा छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक सब पूरी कड़ी जुड़ती है एक साथ, तभी एक पूरी चैन बनती है। अगर उनमें से कोई एक कड़ी भी टूट जाए तो चैन टूट जाती है। तो ठीक वैसे ही था कि हमारे यहाँ पे बड़े उद्योगपति, मध्यम उद्योगपति और छोटे, ये सारे सबका एक साथ विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारा देश में क्या औद्योगिकरण अच्छा फैल नहीं रहा था, आधुनिक उद्योग का विकास उतना अच्छा नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, हमारे जो सरकार की वजह से, टैक्स की वजह से, और हमारे जो मध्यम वर्गीय जो लोग थे वो इतने जो हमारे मजदूर टाइप के लोग थे कि आज भी जनसंख्या हमारी किसमें
उद्योगीकरण होने के बाद भी, आधुनिक उद्योग आने के बाद हमारे हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में लगी पड़ी है, कृषि में। तो उद्योग के लिए क्या है, किसी की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं था। हमारे भारतीय लोग भी उद्योग में कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते नहीं थे, जो गिने चुने दिखाते थे उनको भी सरकार दबा दिया करती थी। तो दोस्तों हमारा आधुनिक उद्योग क्या है, उदय तो हुआ लेकिन बहुत निराशाजनक। तो दोस्तों ये आपका उद्योग वाला कंसेप्ट खत्म होता है। इसका आपका आता है जो अगला पॉइंट है, वो है विदेशी व्यापार में ब्रिटिश सरकार की भूमिका। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, विदेशी व्यापार में ब्रिटिश सरकार की भूमिका। देखिए हम इसमें पढ़ेंगे विदेशी व्यापार, यानी कि विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विदेशी व्यापार में ब्रिटिश सरकार की भूमिका क्या रही, यानी कि भारत के विदेशी व्यापार की, यानी विदेशी व्यापार मतलब होता है कि एक होता है घरेलू व्यापार, एक होता है विदेशी व्यापार। देखिए घरेलू व्यापार होता है जो अपने देश के अंदर ही अपने राज्यों के साथ चल रहा है, अपने राज्यों के साथ, ठीक है। और विदेशी व्यापार कहलाता है कि जब एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार चल रहा होता है तो विदेशी व्यापार, यानी कि बाहर वाले देशों से व्यापार चल रहा है। तो उस समय हमारे व्यापार का क्या स्थिति थी जब ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार की क्या भूमिका रही है हमारे विदेशी व्यापार को बढ़ाने में। खैर इसमें बढ़ाया तो नहीं उन्होंने, मतलब एक बात बताना चाह रहा हूँ विदेशी व्यापार की उन्होंने क्या स्थिति करी, मैं आपको इसमें दिखेगा आपको। देखिए ब्रिटिश सरकार से पहले हमारा जो भारत का विदेशी व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। विदेशी व्यापार भारत का बहुत बढ़िया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुगल टाइम पर, ब्रिटिश से पहले मुगल टाइम चल रहा था, मुगल टाइम पर सबसे बेस्ट हमारा विदेशी व्यापार चल रहा था इंडिया का, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत अकबर के शासनकाल में, अकबर के रूलिंग एरा में बहुत सबसे ज़्यादा भारत का विदेशी व्यापार बहुत समृद्ध था। हमारा विदेशी व्यापार लगभग 25% पूरे वर्ल्ड के शेयर का 25% भाग हमारा विदेशी व्यापार भारतीय था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के आते ही सारा विदेशी व्यापार हमारा नष्ट हो गया। किस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार माल का शुद्ध आयातक। देखिए दोस्तों मैं आपको इस पॉइंट का मतलब समझाता हूँ एक करके। जिसमें पहला बोला भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक, मैंने आपको पहले बताता हूँ निर्यात और आयात क्या होता है। निर्यात यानी कि जब हम अपने देश से दूसरे देश को देते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं कोई सामान वस्तुएं, तो निर्यात कहलाता है। एक्सपोर्ट एक देश से दूसरे देश की तरफ भेजना, एक्सपोर्ट यानी कि जाना, ठीक है, भेजना। और आयात मतलब आयात यानी आना, इम्पोर्ट यानी कि हम कोई दूसरे देश से जब अपने देश में मंगाते हैं तो वो इम्पोर्ट यानी आयात कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें हमने, अब आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। भारत कच्चे, मेरे साथ बोलिए, भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक। देखिए आप समझेंगे, बहुत डीपली से प्रयास करिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत ही आराम से समझेगा, बिल्कुल कूल डाउन हो गए, ठीक है दोस्तों। भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक यानी कि जो भारत हमारा ब्रिटिश के आ जाने के बाद हमारा भारत का क्या हाल हो गया था, भारत का सारा निर्यातक तो बन गया था, लेकिन किस चीज़ का, कच्चे माल का। अब दोस्तों कच्चे माल, आप बहुत से अगर मेरे साथी कच्चे माल नहीं जानते तो उनको मैं बताता हूँ। कच्चा माल रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल यानी कि हमारा जो वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन यानी कि वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमारे किसी वस्तु को बनाने में लगता है, किसी वस्तु को बनाने में लगता है, या किसी भी उद्योग का प्राथमिक आधार होता है, किसी भी उद्योग का एक आधार होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यानी कि मैंने क्या बोला, किसी वस्तु को बनाने का मटेरियल, वस्तु में लगने वाली चीज़ें, वो आपका कच्चे माल होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कॉपी है, इस कॉपी को बनाने में क्या क्या सामान लगा होगा, लकड़ी लगा है, इंक लगी है, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें, लुगदी लगी है, तो वो कच्चा माल है इसका। यानी कि वो कच्चे माल, ये रॉ मटेरियल है, इससे रॉ मटेरियल से ही मिलकर ही हमारा क्या है, हमारे फाइनल गुड्स बनता है, ठीक है। तो कच्चा माल हमारा, भारत उस समय क्या बन गया था ब्रिटिश सरकार के टाइम पे, कि भारत क्या निर्यात कर रहा था, वो भी सारे देश को नहीं, सिर्फ ब्रिटिश को, क्या, कच्चा माल अपना। आप सोच रहे हो कि भारत अपनी मर्जी से कर रहा है, नो। मैंने क्या बताया, इस समय कॉलोनिज्म चल रहा था। कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेशिक मतलब होता है जब किसी देश पर दूसरे देश का शासन होता है। नहीं, भारत में ब्रिटिश शासन का राजा था, तो ब्रिटिश शासन हमारे देश से कच्चे माल उठा के, यानी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि गोल्ड हो गया, कोल हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो हमारे देश के आधार हैं, देश की इंडस्ट्री का आधार है, उसको हमारे देश से निकाल कर अपने देश में जाकर विकास कर रहे थे। और वो भी पैसों में नहीं, फ्री में हमारे देश से उठाया, हमारे मजदूरों से ही इसको ढोवाया, और ट्रेन के रास्ते क्या है, और जहाज़ों के रास्ते क्या, अपने देश में ले जाकर अपने देश की तरक्की कर रहे थे। यानी हमारे देश को खोखला करके अपने देश को भर रहे थे। तो देखिए उस समय हमारा जो भारत बन गया था, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक, कई
कई कई मतलब कई कई किलो टन, आपको बता नहीं सकता कितना कच्चा माल का हमारा निर्यात, तो प्राकृतिक संसाधन कितना भेजा गया है आज ब्रिटेन में। ठीक है, तो उस समय भारत कच्चे माल का निर्यातक था। ठीक है, प्योर शुद्ध निर्यातक मतलब प्योर, सिर्फ और सिर्फ क्या निर्यात होता था वहां पे, सिर्फ कच्चा माल। शुद्ध मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ निर्यात होता ही नहीं था कच्चे माल के अलावा, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्राकृतिक संसाधन है। अगर बाहर जा रहा है किसी ब्रिटेन में बाहर कुछ चीज, तो सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही और कुछ नहीं जाता था। तो सोच लीजिए किसी देश के लिए ये कोई अच्छी स्थिति है। अगर कोई देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज बेच रहा है, यानी बेच भी नहीं रहा, फ्री में दे रहा है, उस समय फ्री में दे रहा है, अगर बेच भी रहा है तो वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप बताइए, अगर आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज होंगे नहीं तो आप पैसा लेके क्या करोगे? बताइए, क्या पैसा लेके करोगे? मान लीजिए मेरे पास खूब पैसा, अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, उद्योग लगाना चाहता हूँ, और उद्योग में क्या लगता है? बिजली लगेगी, कोयला लगेगा, पेट्रोल में कच्चा माल लगेगा, बिल्कुल लगेगा माल बनाने के लिए। किसी कोई फाइनल गुड को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, उसके लिए कोई कच्चा माल चाहिए ना, उसका प्राकृतिक संसाधन चाहिए ना। मेरे को नेचुरल रिसोर्स के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो पैसा होते हुए मैं क्या करूँगा? मेरे पास नेचुरल रिसोर्स तो मैं उद्योग कैसे बना पाऊंगा? तो कोई भी देश अगर अपना कच्चा माल निर्यात कर रहा है तो उस देश वो देश हम नष्ट होने के कगार पे होता है। तो वो हमारे भारत के साथ हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं हमारा भारत का विदेशी व्यापार कितना अच्छा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा लाइन में लिखा है कि तैयार माल का शुद्ध आयातक, यानी कि तैयार माल का शुद्ध आयातक, यानी कि हमारे देश में अगर कुछ आता था तो ब्रिटेन का जो तैयार माल फाइनल गुड हमारे देश में बिकने के लिए आता था, बिकने के लिए। यानी कि हमारे कच्चे माल को ले जाकर उससे बनाया हुआ सामान अब हम पे ही बेचने के लिए आता था। यानी कि हमारी टोपी हमारे सर पे, हमारे तैयार माल का ही फ्री में हम कोई बेचने आता था। यानी कि हमारा कच्चा माल फ्री में उठा के ले आ रहे हैं और हमसे ही अपना तैयार माल हम ही बेच रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था भारत का विदेशी व्यापार। यानी कि भारत सिर्फ और सिर्फ क्या निर्यात करता था? कच्चा माल। और सिर्फ और सिर्फ क्या आयात करता था? ब्रिटिश से तैयार माल हमारे यहाँ बिकने के लिए, यानी कि हम उनको लिए पैसा देंगे, पैसे उनके लिए अर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश का एकाधिकार। ठीक है, मोनोपोली। दोस्तों आपने 11th में जो 11वीं से 12वीं में आया है, दोस्तों आपने बाजार पढ़े थे। बाजार में आपने एकाधिकारिक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली, फिर आपने कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और आपने कहता अल्पाधिकार पढ़ा था, ओलिगोपोली, फुल कंपटीशन। तो उसमें ही ये एकाधिकार सेम वही है। एकाधिकार हमने पढ़ा था कि पूरे मार्केट पर किसका अधिकार? सिर्फ एक कंपनी का या एक व्यक्ति का अधिकार। तो सेम हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार था? ब्रिटिश का अधिकार था। ब्रिटिश जो कहेंगे वही होगा हमारे देश में। तो ब्रिटिश का जो एक अधिकार था, तो ब्रिटिश सारा का सारा व्यापार किसके साथ करती थी? अपने साथ ही। समझिए, देखिए दूसरा तीसरा पॉइंट एक ही है, ये मैंने अलग अलग लिख दिया है, लेकिन दूसरा तीसरा पॉइंट एक ही है। ठीक है, ब्रिटिश का एकाधिकार होने का कारण क्या है? भारत का जो विदेशी व्यापार था, आधे से ज़्यादा लगभग 100 में से 80% भारत का विदेशी व्यापार किससे होता था? ब्रिटिश से ही। और वो भी व्यापार क्या होता था? ये व्यापार होता था जो हमने ऊपर पढ़ा कि निर्यात क्या होता था? हमारा प्राकृतिक संसाधन ले जाते थे और उससे तैयार माल हमारे देश में बेच के पैसा कमाते थे। ठीक है दोस्तों, तो एक अधिकार, और इसका मतलब क्या है? एक अधिकार मतलब कि हम ब्रिटिश का एक अधिकार था जिसकी वजह से क्या है, वो सारा तय कर सकते थे। एक अधिकार कारण क्या है? निर्यात आयात पे टैक्स वैक्स, व्यापार, भारतीय व्यापारों का सामान का आना जाना देख रेख सब किसके हाथ में था? हमारे ब्रिटिश के हाथ में था। तो ब्रिटिश क्या करते थे? भारतीयों को माल को डिमोटिवेट करते थे, भारतीयों को माल पे ज़्यादा टैक्स लगाते थे। ठीक है दोस्तों, और हमारे आयात निर्यात टैक्स भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा रखते थे और अपने लिए फ्री। तो दोस्तों इस प्रकार एकाधिकार के कारण ये घाटा होता था। और तीसरा क्या है? ब्रिटिश से भारत का एक तरफा व्यापार, यानी कि भारत का व्यापार कहने के लिए विदेशी व्यापार रह गया था, किसी अन्य देश के साथ होता ही नहीं था। किसके साथ होता था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश और भारत के बीच में ही व्यापार चलता था। वो व्यापार क्या होता था? फ्री का व्यापार, फ्री ट्रेड। कि कच्चा माल फ्री से उठा के ले जाओ भाई, और उनसे तैयार माल हमको ही बेच दो और हमसे ही पैसा कमा लो। तो दोस्तों ये होता था कि ब्रिटिश से ही हमारा लगभग सारा व्यापार इनसे ही होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये था तीसरा पॉइंट, बहुत इजी से पॉइंट है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? व्यापार आधिक्य है परंतु ब्रिटिशों के लाभ के लिए। देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताता हूँ व्यापार आधिक्य क्या होता है। ये थोड़ा आपका समष्टि में आप पढ़ेंगे, एक फिर बताता हूँ। व्यापार आधिक्य यानी कि ट्रेड सरप्लस क्या होता है?
होती तो बहुत, देखिए व्यापार अधिक्य क्या होता है? व्यापार अधिक्य देखिए वह स्थिति होती है जब आपके निर्यात 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 आपके आयात से ज़्यादा होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आयात 5 हुआ तो निर्यात 20 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है किसी भी देश के लिए। देखो अच्छी स्थिति तो होगी दोस्तों, कैसे बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी बाहर देश से बहुत कम वस्तुएं मंगवा रहे हैं तो आपकी मुद्रा कम जा रही है। ठीक है, और आप किसी देश को बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहे हो तो उनकी मुद्रा ज़्यादा आ रही है। विदेशी मुद्रा आ रही है हम पे तो अच्छी बात है, हम पे बाहर की मुद्रा आ रही है, विदेशी मुद्रा आ रही है, और हमारी मुद्रा बाहर कम जा रही है, तो ये अच्छी स्थिति है ना। हम लोगों को दे रहे ज़्यादा हैं और ले कम रहे हैं, है ना दोस्तों। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि लेना बुरी बात है, देना ज़्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, तो वैसे क्या है, निर्यात तो व्यापार अधिक है वो चीज़ जब निर्यात आयात से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन इसमें एक और चीज बोली गई है, परंतु ब्रिटिशों के लाभ के लिए निर्यात तो होता था, लेकिन क्या है, ब्रिटिशों के लाभ के लिए नहीं होता था। व्यापार अधिक तो था हमारे में, लेकिन ब्रिटिशों के लाभ के लिए वो निर्यात क्या करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल। मैंने वो बताया कि किसी देश का नेचुरल रिसोर्सेज जा रहे हैं, वो देश खोखला आ रहा, तो वो देश क्या विकास करेगा? वो तो देश गरीबी बनता चला जाएगा। जिस देश का नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा वो तो गरीब ही है, वो क्या विकास करेगा? क्योंकि आप नेचुरल रिसोर्सेज के बिना कोई भी देश, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु, कोई भी एवरीथिंग, कोई भी विकास नहीं कर सकता। समझ लो दोस्तों। तो हमारे देश में निर्यात होता तो था, लेकिन कच्चा माल का बहुत भारी, और आयात उसके मुकाबले कम होता था। मान लीजिए क्योंकि भारत तो गरीब देश है, लोगों और पैसा खरीदने को रहता नहीं था, तो क्या है, आयात तो कम ही करेंगे, कम से कम वो बाहर देशों को भेजेंगे ना, और अमीर देशों को हमसे तैयार माल बेचते थे, लेते थे हमारे यहाँ लोग भी। मान लीजिए 2 टन कच्चा माल ले जा रहे हैं तो 500 केजी, सॉरी 500 केजी कह रहा हूँ, 2 टन कच्चा माल ले जा रहे हैं तो आपका मान लीजिए 80 केजी आयात कर रहे हैं। सोचिए ज़्यादा कौन सा, 2 टन है कि 80 केजी? 2 टन ज़्यादा है दोस्तों। तो देखिए हमारा अब देखिए कि बहुत भारी मात्रा में निर्यात होता था, लेकिन कच्चा माल का होता था। तो दोस्तों ये था व्यापार अधिक्य हमारे देश का, सिर्फ ब्रिटिशों के लाभ के लिए होता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश जो भी करती थी अपने अपने लाभ के लिए करती थी, हमारे लाभ के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज की क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग मेरी मोटिवेशनल वीडियो मैंने एक डाली है महाराणा प्रताप पे दोस्तों, वो देखिए, और जल्दी मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो डालता रहूँगा और भी। और आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए डालूंगा, स्टूडेंट्स का जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, कैसे पढ़ाई में मन लगाएं, इन तरह की चीज़ें डालूंगा उनको मोटिवेट करने के लिए। और दोस्तों कोविड-19 में सब घर पे रहिए, सेफ रहिए, और दूरी बनाए रखिए, और सैनिटाइजर का यूज़ करिए। और बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। अब मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।